नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे CNT एक्ट 1908। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने जाना था CNT एक्ट की 3 अध्यायों के बारे में तथा उनमें जो धाराएं दी गई थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोगों ने हासिल किया था। आज की ये जो क्लास है इसमें हम अध्याय 4 को जानेंगे, जिसमें कि रैयत के बारे में बताया गया है। और ये जो अध्याय 4 है इसमें जो धाराएं शामिल है वे हैं 16 से लेके 36 तक। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 15 धारा तक के बारे में जाना था, यानी धारा 1 से लेके 15 तक, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में। और आज हम अध्याय 4 में जानेंगे धारा 16 से लेके 36 तक के बारे में। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण धाराएं होंगी हम उन सभी की चर्चा जो है आज की क्लास में करेंगे। 36 तक के अंतर्गत जो आएंगे उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि अध्याय 4 जो कि रैयत से संबंधित है, इसमें कौन सी धारा में रैयतों के बारे में क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है धारा 16। इसमें क्या दिया गया है, तो विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, यानी कि जो अधिभोगाधिकार जिसे प्राप्त है, जो विद्यमान है उसका बना रहना, जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसे धारा 16 में बताया गया है। इसे हम सरल शब्दों में जानेंगे। यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती की है और ना ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार तब भी बना रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि धारा 16 में ये बताया गया है कि यदि कोई रैयत है जिसने ये जो 1908 का CNT एक्ट अधिनियम है उसके प्रारंभ होने के पहले ही अगर कानूनी रूप से या किसी स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि से संबंधित अधिभोगाधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट अगर प्राप्त किया है, चाहे उसने उस जमीन पर 12 वर्षों तक किसी तरह का उपयोग ना किया हो, ना खेती की हो और ना ही किसी तरह का कार्य किया हो, तब भी उस भूमि पर जो है उस रैयत का अधिभोगाधिकार जो है वो बना ही रहेगा। यानी कि अगर जो अधिनियम है उसके लागू होने के पूर्व अगर उसने ऑक्यूपेंसी राइट अगर हासिल किया है, तो अगर उसने 12 वर्षों तक भले ही उस जमीन का उपयोग ना किया हो, फिर भी उसका अधिकार जो है ज्यों का त्यों जो है वो बना रहेगा। ये बताया गया धारा 16 में। अब हम जानेंगे आगे की धाराओं के बारे में, यानी कि धारा 17। धारा 17 में क्या बताया गया है, तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। जो बंदोबस्त रैयत हैं उनकी परिभाषा की जानकारी दी गई है किसमें, तो धारा 17 में। इस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। बंदोबस्त रैयत क्या है इसके बारे में समझाया गया है धारा 17 में। वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या बाद में किसी गांव में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या रैयत के रूप में धारित किया हो, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो ये जो धारा 17 है जिसमें बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसने ये जो अधिनियम है CNT एक्ट उसके प्रारंभ होने के पूर्व या बाद ही किसी गांव में अगर स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः या तो पट्टे पर यानी कि लीज पर लिया हो या फिर रैयत के रूप में उसे धारण किया हो और इस 12 वर्ष की अवधि समाप्त भी हो जाती है, तो भी उस ग्राम का वो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी एक बार अगर वो अधिनियम के पूर्व या बाद में अगर उसका रैयत अंशतः पट्टे पर या फिर रैयत के रूप में अगर धारित कर लेता है किसी जमीन को, तो 12 वर्ष की अवधि अगर समाप्त भी हो जाती है तो भी वह उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत ही समझा जाएगा। अगर यह 12 वर्षों तक वो बना रह जाता है तो क्या होगा कि वो 12 वर्षों के बाद भी ग्राम का बंदोबस्त रैयत ही समझा
जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आप इसे समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ या इस धारा 17 में क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई रैयत अधिनियम के प्रारंभ या होने के पूर्व या बाद में भी अगर कोई जमीन या तो पट्टे पर लेता है या रैयत के रूप में धारित करता है और 12 वर्ष की अवधि समाप्त भी हो जाती है तो भी उस ग्राम का वो बंदोबस्त रैयत ही समझा जाएगा। फिर इसी में धारा 17 में ही एक और बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर रैयत के रूप में अगर भूमि को धारण करता है तो वह रैयत की जो अवधि है उसके समाप्त होने के 3 वर्ष पश्चात भी वो ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी कि अगर उसकी अवधि भी समाप्त हो जाती है रैयत की तो भी वह 3 वर्ष के पश्चात जो है वो ग्राम का बंदोबस्त रैयत ही समझा जाएगा। यानी 3 वर्षों तक वो बंदोबस्त रैयत माना जाएगा उस गांव का जहां पे उसने जमीन को धारण किया है या भूमि को धारण किया है रैयत के रूप में। नेक्स्ट है धारा 18। इसमें क्या है तो इसमें है भूइंहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। धारा 18 में बताया गया है कि भूइंहर तथा जो मुंडारी खुटकट्टीदार हैं उनका बंदोबस्त रैयत होना किन पर निर्भर करता है। तो इस धारा में भूइंहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों के बंदोबस्त रैयत होने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। यानी कि धारा 18 में क्या बताया गया कि जो भूइंहर हैं तथा जो मुंडारी खुटकट्टीदार हैं उनसे जो संबंधित प्रावधान है उसका उल्लेख है धारा 18 में। तो अब हम आगे जानेंगे कि वे प्रावधान कौन से हैं जो धारा 18 में दिए गए हैं भूइंहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों से संबंधित या उनके बंदोबस्त रैयत से संबंधित। तो वो प्रावधान कौन से हैं आइए हम उनके बारे में जानते हैं। यदि किसी ग्राम में मंझियस या बैठ खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल हो और वहां भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करते आए हों तो वे बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। ये जो प्रावधान है इसमें कहा गया है कि यदि किसी ग्राम में मंझियस भूमि या बैठ खेता के रूप में जो भूमि ज्ञात है उसके अतिरिक्त भी अगर कोई भूमि है जो कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत जो रजिस्टर तैयार किया गया था उसमें उसका वो शामिल हो उस भूमि का जिक्र हो और वहाँ भूइंहरी परिवार के सदस्य जो हैं लगातार 12 वर्षों तक अगर भूमि धारण करते आए हों तो वे बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो रजिस्टर तैयार किया गया था छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत राखाल दास हलधर के नेतृत्व में और उस रजिस्टर में अगर किसी भूमि का जिक्र है वो भूमि चाहे मंझियस या बैठ खेता के रूप में ना हो लेकिन उससे अलग हो लेकिन उसका जिक्र किस में हो तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तैयार रजिस्टर में हो और यदि उस ज्ञात भूमि पर कोई भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार कितने वर्षों तक रहे हो 12 वर्षों तक उस भूमि को अगर धारण करते आए हों तो वे क्या समझे जाएंगे तो वे बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। यानी आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 12 वर्षों का जिक्र जो है वो लगभग सभी जगह किया जा रहा है तो वो भूइंहर जो है वो बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे चाहे वो मंझियस जमीन हो बैठ खेता के रूप में ज्ञात हो या उसके अतिरिक्त भी कोई भूमि हो जिसका जिक्र किसमें होना चाहिए तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के रजिस्टर में और उस पर जो भूइंहर परिवार के सदस्य हैं उसे 12 वर्षों तक उस पर रहना चाहिए उसे धारण करते आए हों तो वे क्या समझे जाएंगे बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। फिर इसी में एक और प्रावधान की चर्चा की गई है और वो प्रावधान है कि किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी का भाग न हो फिर भी इस अधिनियम या इसके प्रारंभ के पूर्व किसी विधि के अधीन
किसी अभिलेख में मुंडारी खुटकट्टीदारी के रूप में दर्ज कर दी गई हो तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण करते हो बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। अभी हमने पहले प्रावधान में देखा कि वैसी भूमि जो किसी गांव में मंझियस या बैठखेता के रूप में या उसके अतिरिक्त भी कोई भूमि जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के जो तैयार रजिस्टर में शामिल हैं और वहाँ पे अगर भूइंहर परिवार के सदस्य जो है 12 वर्षों से लगातार उस भूमि को धारण करते आए हों तो उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी का भाग नहीं हो फिर भी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी विधि के अधीन अगर किसी अभिलेख में मुंडारी खुटकट्टीदारी के रूप में वो दर्ज कर दी गई है तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार कितने वर्षों से भूमि धारण करते हो लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण करते हो उन्हें भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी चाहे वो भूमि मुंडारी खुटकट्टीदारी हो या ना हो लेकिन उसका उल्लेख जो है वो किसी अभिलेख में किसी विधि के अधीन खुटकट्टीदारी के रूप में दर्ज कर दिया गया है और वहाँ पे अगर उस दर्ज भूमि में मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं वे लगातार 12 वर्षों तक उस जमीन पर अगर रह रहे हैं उसको धारण कर रहे हैं तो भी उन्हें रैयत बंदोबस्त जो है वो समझा जाएगा। यानी कि बंदोबस्त रैयत उन्हें समझा जाएगा। तो ये इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किसमें तो धारा 18 में किया गया है भूइंहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों के बंदोबस्त रैयत के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे अब धारा 19। इसमें क्या बताया गया है तो धारा 19 में बताया गया बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगा अधिकार। अब जो बंदोबस्त रैयत हैं उनके अधिभोगा अधिकार वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा। जो धारा 19 है इसमें क्या बताया गया है कि जो बंदोबस्त रैयत हैं उनके अधिभोगाधिकार के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत अगर किसी गांव का बंदोबस्त रैयत है तो उस गांव में उसके द्वारा जो रैयत के रूप धारित जितने भी सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा। यानी जो व्यक्ति धारा 17 या 18 के अंतर्गत अगर किसी गांव का बंदोबस्त रैयत बनता है और उस गांव में उसके द्वारा जो भी रैयत के रूप में धारित भूमि है उसमें उसे अधिभोगाधिकार जो है वो प्राप्त होगा। यानी सारे भूमि जितनी भी भूमि वो रैयत के रूप में धारित करता है उन पे उसे अधिभोगाधिकार प्राप्त होगा। यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो उसे मिलेगा। अब है धारा 20। धारा 20 किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी द्वारा रैयत के संपूर्ण हित अंतरण में अधिभोगाधिकार के अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात भूधारक अस्थायी भूधारक के रूप में भूमि धारित करेगा। ये जो धारा 20 है इसमें कहा गया है कि अगर किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी के द्वारा रैयत के संपूर्ण हित का अगर अंतरण किया जाता है तो उसका जो अधिभोगाधिकार है उसके अर्जन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर भूस्वामी किसी एक जमीन को किसी एक भूमि को उसके भूधारक से उसका अंतरण दूसरे भूधारक को करता है तो जो उस जमीन का जो अधिभोगाधिकार है वो उस पर किसी तरह का उसका वो जो अधिभोगाधिकार एक से दूसरे को दिया जा रहा है तो उसके अर्जन पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी कि जो अधिकार पहले भूधारक को दी गई थी अगर भूस्वामी उस जमीन का अंतरण किसी दूसरे को कर रहा है तो वो जो भोगाधिकार पहले व्यक्ति को प्राप्त थे वे भोगाधिकार ही वे सारे भोगाधिकार जो है वो दूसरे व्यक्ति को
प्राप्त होंगे उस पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव जो है उसके अधिभोगाधिकार पर नहीं पड़ेगा। अर्थात क्या है कि भूधारक जो है स्थायी भूधारक के रूप में भूमि धारित करेगा, यानी जो दूसरा भूधारक है वो स्थायी भूधारक के रूप में भूमि धारित करेगा। ये कहा गया है किसमें, धारा 20 में। अब है धारा 21, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। अब है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी जो रैयत है उसके क्या अधिकार हैं, ये बताया गया है धारा 21 में। अब इसमें क्या कहता है कि कोई रैयत अपनी अधिकारित भूमि को स्थानीय रीति से काश्तकारी के लिए उपयोग में ला सकता है। यदि कोई रैयत है तो अपनी जो उसकी अधिकारित भूमि है, जो उसने धारित की है भूमि को, उसको स्थानीय रीति यानी कि उस स्थानीयता के आधार पर काश्तकारी के लिए उपयोग में ला सकता है, यानी अपने किसी भी उपयोग में वो उसे काश्तकारी के रूप में ला सकता है। कृषि के लिए ईंट और खपड़ों का निर्माण, पानी पीने, घरेलू कृषि या मत्स्य पालन के लिए, बांध या आरों या नहरों के निर्माण के लिए, या कुटीर उद्योग के अर्थ में भवन बनाने के संदर्भ में आदि में कर सकता है। तो ये सारे उपयोग हैं जो काश्तकारी के लिए स्थानीय रीति के अनुसार जो है कोई भी रैयत जो है अपने अधिकारित भूमि का उपयोग कर सकता है, यानी जिसकी भूमि है वो उस भूमि का उपयोग जो है इन सारे कामों के लिए कर सकता है। ये किस में बताया गया है, तो ये धारा 21 में बताया गया है, भूमि के उपयोग के संबंध में है और अधिभोगी रैयत के अधिकार से संबंधित जानकारी जो है वो धारा 21 में दी गई है। अब है धारा 21 का क। इसमें क्या बताया गया है, तो वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। वृक्षों में जो अधिभोगी रैयत है उसका अधिकार, किस तरह का अधिकार उसे प्राप्त है वृक्षों से संबंधित, तो कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो और उस भूमि के लगान का भुगतान नगद किया जाता हो तो, या भूमि लगान मुक्त हो। अगर कोई जो वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, वृक्षों से संबंधित जो अधिभोगी रैयत का अधिकार वो कैसा है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में, किसी भूमि से संबंधित अधिभोगाधिकार अगर उसको प्राप्त है तो उस भूमि और वो उस भूमि का लगान जो है वो नगद भुगतान करता हो, या फिर चाहे उस भूमि का लगान मुक्त हो, यानी कि वो उस भूमि पर किसी तरह का लगान लगे या ना लगे, उस रैयत को क्या कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो रैयत जो है उस भूमि पर वृक्ष और बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है तथा उसे ले सकता है। यानी भूमि वो जो वृक्ष संबंधी अधिकार उस अधिभोगी रैयत को कैसा है कि रैयत अगर चाहे तो उस भूमि पर जिसका वो लगान चुकाता हो, चाहे वो उसकी वो जमीन लगान मुक्त हो या वो लगान नगद ही क्यों ना चुकाता हो, यानी कि किसी भी तरह का जिस पर उसका अधिकार है, जिस भूमि पर उसे अधिकार है और अधिभोगाधिकार उसे प्राप्त है भूमि का, तो उस पर रैयत जो है वृक्ष और बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है तथा उसे ले भी सकता है। उसके बाद रैयत ऐसी भूमि पर खड़े किसी वृक्ष के फूलों, फलों एवं अन्य उत्पादों का प्रयोग कर सकता है तथा वृक्षों पर लाख एवं कुशवार उगा सकता है तथा उसका प्रयोग कर सकता है। यानी जिस रैयत की भूमि है, जिसका वो अगर लगान अगर उस भूमि का वो देता हो, नगद लगान देता हो, या फिर उसकी जमीन जो है लगान मुक्त हो, तो वो उस जमीन पर वृक्ष बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है, उसे ले भी सकता है। साथ ही उस भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष के फूलों, फलों और अन्य उत्पादों का प्रयोग भी वह कर सकता है तथा वृक्ष पर लाख एवं कुशवार भी उगा सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। ये बताया गया है धारा 21 क में। अब हम जानेंगे आगे धारा 22 के बारे में, जिसमें बताया गया है बेदखली से संबंधित प्रावधान जो हैं वो धारा 22 में दिए गए हैं। यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत पर धारा 21 या 21 क द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा हो तो उसे भूस्वामी द्वारा किसी भी निर्दिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जा सकेगा। धारा 22 में बेदखली से संबंधित प्रावधान है, यानी कि यदि कोई अधिभोगी रैयत है जो अपनी जोत पर धारा 21 या 21 क के द्वारा जो नियम बताए गए हैं या जो रीति से
वो या उसकी जो शर्तें हैं उसके अनुरूप अगर खेती करता रहा है तो उसे भूस्वामी द्वारा किसी भी आधार पर बेदखल, उस जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है, सिवाय कि अगर वो उस जमीन का गलत उपयोग करता हो जो कि निर्दिष्ट नहीं है, यानी कि जो शर्तें रखी गई हैं उस जमीन से संबंधित उन शर्तों को के खिलाफ अगर वो किसी तरह का गलत उपयोग जमीन का कर रहा हो तो ही उसे बेदखल किया जा सकता है, वरना भूस्वामी द्वारा उस अधिभोगी रैयत को उसकी जोत पर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अगर वह 21 या 21 क के द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुरूप अगर खेती करता है तो वो अधिभोगी रैयत जो है उस जमीन पे बना ही रहेगा, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है, सिवाय कब, यदि वो उस जमीन का गलत उपयोग ना करता हो। तो अगर वो उस जमीन पर किसी तरह का गलत उपयोग करता है जिसे कि जो उसे जो शर्तें के अनुरूप जो उसे जमीन दी गई हैं या जो भी शर्तें हैं उसके खिलाफ वो काम कर रहा है तो ही उसे बेदखल किया जा सकता है, वरना उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये बताया गया धारा 22 में। अब हम जानेंगे धारा 23 के बारे में। यदि किसी अधिभोगाधिकार की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाए तो उत्तराधिकारी को अधिभोगाधिकार उसी तरह प्राप्त होंगे जैसे अन्य संपत्ति। धारा 23 जो है वो उत्तराधिकारी से संबंधित है, यानी जो अधिभोगाधिकार हैं, जो एक रैयत जिसे कि किसी भूमि का अधिभोगाधिकार प्राप्त है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बिना किसी वसीयत के ही, तो उसका जो अधिभोगाधिकार है वो उसके उत्तराधिकारी को उसी तरह प्राप्त हो जाएगा जैसे उसकी अन्य संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। ये बताया गया धारा 23 में। फिर है धारा 23 क। इसमें क्या बताया गया, तो धारा 23 क में अधिभोग जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण के बारे में बताया गया, यानी कि अगर कोई अधिभोग जोत है जिसका अंतरण हो रहा है, यानी एक से दूसरे में वो ट्रांसफर हो रहा है या दूसरे को अंतरित किया जा रहा है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण भूस्वामी के कार्यालय में कराना अनिवार्य होगा। ये बताया गया है धारा 23 क में। अब है धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण, जोत के बंटवारे के बाद जमीन के लगान का निर्धारण, लगान वृद्धि या कमी का कारण, वृद्धि या कमी करने का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में बताया गया। यानी कि धारा 23 का तक हम लोगों ने जाना। धारा 24 से 36 तक शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से बुक्स में इसकी चर्चा जो है उतनी डीपली नहीं की गई है। और ये बताया गया है कि 24 से 36 तक लगान का निर्धारण जो है, जोत के बंटवारे के बाद जमीन के लगान का निर्धारण, लगान वृद्धि या कमी का कारण, वृद्धि या कमी करने का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। किसमें, तो धारा 24 से 36 के बारे में, यानी लगान से संबंधित प्रावधान जो हैं वो बताए गए हैं धारा 24 से 36 में। यहाँ कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसे मैंने यहाँ पे नोट किया है कि धारा 24 लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता से संबंधित है। धारा 24 में क्या बताया गया है, तो ये जो धारा 24 है उसमें लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता के बारे में बताया गया है। इसी तरह धारा 27 जो है उसमें रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियां जो है उसका वर्णन किया गया है धारा 27 में। और धारा 33 का है जिसमें रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा, किसी बुक्स में दिए हुए थे तो मैंने इसे यहाँ नोटिफाई कर दिया है। यानी धारा 24 लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता बताता है, धारा 27 रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियाँ बताता है, और धारा 33 का जो है रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। तो ये थे धारा 16 से लेके 36 तक जो कि अध्याय 4 से संबंधित थे, और मैंने इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम लगता है या कुछ पॉइंट्स जो आपको नहीं समझ में आए हों तो इसे प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर जानकारी दें, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं
और उसे सुधार कर आपके सामने फिर से उपस्थित हो सकूं और आगे की जो अध्याय हैं या जो धाराएं हैं उसे मैं सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो मेरी गलतियों को थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स मेरे से हो जाती हैं, तो उसे क्षमा भी करें और किसी तरह का अगर कमी है तो उसे मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर धारा 5 के साथ मिलते हैं, अध्याय 5 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।